हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द आंसर की जो हम डिस्कस कर रहे थे, और इस सेशन में मैं आपके साथ मेंटल एबिलिटी की आंसर की विद प्रॉपर सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके कि कैसे इसका आंसर आया, वो सारी चीज़ अब हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। सो वीडियो को कंप्लीट देखेगा, सिर्फ अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सो कंप्लीट देखना। और इसके प्रीवियस सेशंस में 3 आंसर कीज जो हैं, जनरल अवेयरनेस की है, टीचिंग पोटेंशियल एंड पंजाबी की आंसर की जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। टेलीग्राम चैनल पर भी उन तीनों का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, सो वो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग विद मेंटल एबिलिटी। तो देखिए, जो मैं अभी सेट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है, ये सेट है सेट डी, आपका बीएड एंट्रेंस पेपर 2023 का, ठीक है, सेट डी का पेपर है। लेकिन जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ सभी पेपर्स में वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे है। आपका अगर सेट डी नहीं है, कोई और सेट है, तो अब क्वेश्चन देखिए मैं कौन सा बता रही हूँ और अपनी बुकलेट में देखिए कौन सा क्वेश्चन है, वो आपको सिर्फ आंसर मैच करना है, ठीक है जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन 61 है। यहाँ पे दिया हुआ है, हमें स्टेटमेंट दी हुई है और फिर देखना है कौन सा कंक्लूजन इसके बेसिस पर सही फॉलो करते हैं। क्वेश्चंस आपको वहाँ पर साथ में नजर आ रहे हैं। सो 61st क्वेश्चन, अब स्टेटमेंट क्या है? ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट एंड मोस्ट रिक्शा पुलर्स आर ग्रेजुएट्स। अब इस पर हमने कंक्लूजन बनाना है। कंक्लूजन निकालने से पहले इसकी ना एक डायग्राम टाइप होती है जो हम बनाकर देख सकते हैं। ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, यानी कि मैंने ये सर्कल किसका बना लिया? पोस्ट का। ये सर्कल में कौन से बच्चे आ सकते हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, पोस्ट के लिए। अब सेकंड चीज क्या बनेगी कि मोस्ट जो क्या लिखा है, मोस्ट रिक्शा पुलर्स आर ग्रेजुएट, यानी कि सारे नहीं, मोस्ट, ठीक है, यानी कि ऐसे कर दें हम, ये सामने ये हैं रिक्शा पुलर्स, ठीक है, आर ग्रेजुएट्स, ओनली ग्रेजुएट्स। और ये रिक्शा पुलर्स कौन से है? ये सारा पोर्शन, और जो इतना पोर्शन है ना, ये वाला कौन सा है? ग्रेजुएट्स का, ग्रेजुएट्स, ठीक है, ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मोस्ट रिक्शा पुलर्स आर ग्रेजुएट्स। अब सभी के सभी जो ग्रेजुएट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए तो एलिजिबल है, इट मींस ये सभी ग्रेजुएट्स पोस्ट के अंदर आ गए, ठीक है। ग्रेजुएट्स कौन से, मैं आपको फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मैंने रिक्शा पुलर्स पहले बना दिया ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ये है पोस्ट का एरिया कि इस पोस्ट के लिए कौन से बंदे एलिजिबल हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं। ये है ग्रेजुएट्स का सारा सर्कल, ठीक है। ये कौन है? सभी ग्रेजुएट्स। क्या लिखा हुआ है इन्होंने? एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट, इस सर्कल के अंदर आ गए ना सारे ये ग्रेजुएट्स। अब इन्होंने सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है? मोस्ट रिक्शा पुलर्स आर ग्रेजुएट्स, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द रिक्शा पुलर्स है ना वो क्या है? ग्रेजुएट्स हैं। ये सर्कल लगा लो, ये है रिक्शा पुलर्स। कुछ ऐसे ग्रेजुएट्स भी हैं जो रिक्शा पुलर्स नहीं है, और रिक्शा पुलर्स काफ़ी सारे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं। अब ये तो है हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये वाली डायग्राम बिल्कुल सही बनी है। तो कंक्लूजन देखो, फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है? सम रिक्शा पुलर्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, सम रिक्शा पुलर्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि मोस्ट रिक्शा पुलर्स आर ग्रेजुएट, ज्यादातर रिक्शा पुलर्स ग्रेजुएट है ना, तो सभी ग्रेजुएट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे सम नहीं आना चाहिए, सम वर्ड गलत है, मैनी आना चाहिए, या फिर मोर, ठीक है, मोर, मैनी, ऐसे वर्ड्स आने चाहिए। तो हमारी जो फर्स्ट कंक्लूजन है ना वो गलत हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या है? ऑल दोज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट आर ग्रेजुएट, जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो सभी ग्रेजुएट, ऑल दोज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट आर ग्रेजुएट, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो फिर वही इसको वाइस वर्सा करके देखो कि जो ग्रेजुएट हैं वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओनली कंक्लूजन जो 2 है ना हमारा, ये फॉलो होता है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? इसी चीज़ से ओनली, सम, मैनी, ये फंडे सिर्फ इस सर्कल ड्रॉ करके, ये जो पाई हम ड्रॉ करते हैं ना, ऐसी चीज़ें ड्रॉ करते, ये चीज़ों का कंक्लूजन निकलता होता है हमेशा। सो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। सो इसका हमारा आंसर 61 का क्या बन गया? दैट इज ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिर से स्टेटमेंट है सम ईयर्स आर डिकेड्स। तो हम पहले क्या बनाएंगे, सपोज ये सर्कल किसके लिए है, ये है डिकेड्स के लिए, डिकेड्स का डी, सम ईयर्स यानी कि कुछ ईयर्स क्या हैं डिकेड्स, यानी कि ये वाला कंप्लीट सर्कल ईयर्स का, ये डिकेड्स का, तो ये कॉमन पोर्शन होता है ना जो, इट मीन्स ये ईयर्स भी हैं और डिकेड्स भी हैं। डिकेड्स कौन से होते हैं, जो 100 साल बाद आते हैं, जैसे 2000 ये एक डिकेड है, ठीक है, या फिर इस तरह से जो मल्टीपल ऑफ 100 होते हैं वो डिकेड्स होते हैं। बाकी के साल लाइक 1999, 98, ठीक है, ये क्या है, डिकेड नहीं है, ये ईयर्स भी हैं लेकिन डिकेड्स नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे साल भी हैं, ऐसे ईयर्स भी हैं जो डिकेड्स के अंदर भी आते हैं। ये चीज़ अब समझ में आ गई, ठीक है। अब सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट है, ये तो फर्स्ट का बन गया ना हमारे पास, सम ईयर्स आर डिकेड्स, ऑल सेंचुरीज आर डिकेड्स, यानी कि ऑल सेंचुरीज आर डिकेड्स, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये कंप्लीट, ये क्या है, सी सेंचुरीज, सभी सेंचुरी क्या है, डिकेड्स, यानी कि सभी सेंचुरीज डिकेड्स के अंदर आती है। अब सेंचुरीज हैं वो ईयर्स भी तो हैं, सेंचुरीज क्या हैं, ईयर्स भी होंगी। अब हमारा कंक्लूजन क्या आएगा इसका, देखो सम सेंचुरीज आर ईयर्स, कुछ सेंचुरीज ईयर्स हैं, यानी कि फर्स्ट आ रहा है। सेकंड क्या है, सम डिकेड्स आर ईयर्स, सम डिकेड्स ईयर्स, ये कॉमन पोर्शन था ना, इट मीन्स सेकंड भी सही है। थर्ड क्या है, नो सेंचुरी इज अ ईयर। अब देखो या तो 1 होगी या 3 होगी, ये दोनों एक दूसरे की एंटी स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या लिखे थर्ड में, नो सेंचुरी इज अ ईयर, कोई भी सेंचुरी ईयर नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंचुरी क्या है, हमने यहाँ पर बनाया ना ये सेंचुरी, देखो कुछ सेंचुरी ईयर के अंडर भी आ रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। ओनली 1 and 2 फॉलोज वाली स्टेटमेंट देखो कहाँ पे आ रही है हमारी, कंक्लूजन 1 and 2, ऑप्शन ए, 62 की ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ गया बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट क्या है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, मतलब जो चीज़ हमारे हाथ में है ना वो बेटर है कि जो हमसे दूर है, चाहे वो 2 है, हमसे दूर है, हमें लग रहा है कि वहाँ पे है लेकिन आपके हाथ में तो नहीं है ना, तो वो चीज़ क्या है, आपके पास नहीं है, उसके पीछे मत भागो, जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो चीज़ आपके हाथ में है उस पर अपना होल्ड डालो, ठीक है, उसी को अप्रिशिएट करो। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट वी हैव, बिल्कुल सही, हमें उसी से सेटिस्फाई होना चाहिए जो हमारे पास है। दूसरे बंदे के पास गाड़ी है, उसको देख देख के जली जाओ, खुद मेहनत कर लो, ठीक है, इतना खुद मेहनत कर लो कि किसी टाइम पर आपके पास भी वो एक्सेसरीज, वो सब चीज़ें होंगी, ठीक है। आज उस टाइम को देखकर सड़ने की बजाय या फिर खुद को नीचा देखने की बजाय उस चीज़ के लिए एफर्ट्स करो। वी शुड नॉट क्रेव फॉर वॉट इज़ नॉट, हमें उस चीज़ के लिए क्रेविंग नहीं होनी चाहिए। क्रेविंग मीन्स कि बस इतनी लालसा कि मुझे अभी वो चीज़ चाहिए, जैसे बच्चों को होती है ना कि पेस्ट्री की क्रेविंग, चॉकलेट की क्रेविंग, वो होती है। तो ये बिल्कुल भी सही पॉइंट है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि वी शुड नॉट क्रेव, हमें उस चीज़ की क्रेविंग नहीं होनी चाहिए जो चीज़ हमारे पास नहीं है। टाइम के साथ साथ सभी चीज़ें आ जाती है। सो बोथ द कंक्लूजन्स फॉलो फॉर 63 ऑप्शन। सो ये है हमारा ऑप्शन सी में, ठीक है। 63 की कौन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी, दैट इज कंक्लूजन 1 and 2 बोथ फॉलोज। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास है 64, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले ही हैं, सॉल्यूशन वाले पूरा बोर्ड क्लीन करके फिर करवाऊंगे। 64 क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, एक स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय द 2 कोर्स ऑफ एक्शंस 1 and 2। हमने आंसर, अब देखो ये थोड़ा ना ट्रिकी क्वेश्चन इन्होंने डाला है कि ए आपने मार्क कब करना है, जब ओनली एक्शन 1 फॉलो होगा, बी कब मार्क करना है जब ओनली एक्शन 2 फॉलो होगा, सी कब मार्क करना है जब 1 and 2 फॉलो होगा, डी कब मार्क करना है जब ना तो 1 फॉलो हो और ना ही 2 फॉलो हो, ठीक है। ये हमने ऑप्शंस ये वाली मार्क करनी है। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट हमारे पास है फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी प्रिवेंटेड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एक्स, मतलब कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट फ्रॉम पेइंग सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉयज सिंस अप्रैल दिस ईयर। तो इस चीज़ को पहले समझो, स्ट्रिंजेंसी मतलब जो तंगी होती है। देखो मेरे को भी स्ट्रिंजेंसी का ऑनेस्टली टेलिंग करेक्ट मीनिंग नहीं पता था, लेकिन हम तो इतनी तो हम कर सकते हैं ना, तंगी पंजाबी में लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब फाइनेंशियल कोई तंगी आती है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ लोगों को ना सैलरीज दी नहीं,
या फिर कुछ लोगों को सैलरीज नहीं दी, प्रिवेंटेड मतलब दी ही नहीं सैलरीज सिंस अप्रैल से, तो उन लोगों के घर कैसे चलेंगे। अब ये तो स्टेटमेंट हो गई, अब इसका एक्शन क्या होगा। यहाँ पे तो था हमने कंक्लूजन देखा, यहाँ पे क्या एक्शन होगा इस स्टेटमेंट का। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं सही है या नहीं। द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एक्ट शुड इमीडिएटली कर्टन द स्टाफ स्ट्रेंथ एटलीस्ट बाय 30%। अब ये क्या कहते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में कि गवर्नमेंट को 30% जो एम्प्लॉयज है ना उनको निकाल देना चाहिए कंपनी से। 30% स्ट्रेंथ को निकाल दो। क्यों भैया, ये 30% लोग कहाँ जाएंगे, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ना, इनकी तो रोजी रोटी रुल गई, इनके परिवार का कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है, बहुत नेगेटिव पॉइंट आ गया ये तो, ये चीज़ तो नहीं, कुछ और ऑप्शन भी तो होना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट डैश शुड रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल जो पार्टीज में एक्सपेंडिचर होते हैं या फिर जो एसी ज़्यादा चलते हैं उसको कम करो, या फिर जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, कोई दिवाली बोनस मिलते हैं वो मत दो। तो ऐसे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए ताकि सभी की रोजी रोटी चलती रहे, किसी को निकालना ना पड़े। तो फर्स्ट वाली जो है हमारी एक्शन, ये नहीं लेना चाहिए, ओनली सेकेंड एक्शन लेना चाहिए। तो ओनली 2 वाली देखो कहाँ पे सही है हमारी, ओनली 2 वाली हमारी ऑप्शन बी में सही थी ना, तो 64 की ऑप्शन बी क्या हो गई, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट देखो है 65 हमारे पास। 65 फिर एक स्टेटमेंट है और उसके साथ ही उसका कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है। अ रिपोर्ट स्टेट्स एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज आर नॉट एम्प्लॉयबल इन द इंडस्ट्री। स्टेटमेंट क्या कहती है कि इंजीनियर्स ज़्यादा आ रहे हैं। हम कहते हैं ना कि किस में लिए, बीटेक में लिए, कौन सी ट्रेड में, बीटेक में फर्दर कितनी ट्रेड्स हैं, तो सभी को इंक्लूड करके ये बोल रहे हैं कि जितने ज़्यादा इंजीनियर्स हैं लेकिन उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है इंडस्ट्री में, तो उसका एक्शन क्या होना चाहिए उसके रिलेटेड। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, द इंजीनियरिंग कॉलेजेस शुड बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी टू डिसाइड द कोर्स कंटेंट एज पर द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको इतनी पावर दी जानी चाहिए कि वो कोर्स डिसाइड कर पाएँ। इंडस्ट्री की जिस कोर्स की ज़्यादा डिमांड है वो अपनी कॉलेज में वो वाला कोर्स ज़्यादा रखें, दूसरे को हो सकता है नहीं रखें, या फिर जो कोर्स की ज़्यादा डिमांड है उसके बच्चे, अगर 60 बच्चे एक सेशन में निकाल रहे हैं तो वो 120 बच्चे उसी कोर्स के निकालें जो ज़्यादा डिमांड में है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है 65 की। नेक्स्ट, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड बी एनकरेज टू स्टेप अप कैंपसेस इन इंडिया। तो देखो अगर ये चीज़ हो गई तो जो कोर्सेज ज़्यादा डिमांड में है वहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, कंपटीशन फिर ज़्यादा हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट फिर होगी, यानी कि फर्स्ट पॉइंट तो फॉलो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक्शन नहीं होना चाहिए। सेकंड, अगर हम कह रहे हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो अगर इंडिया में आ गई तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे जाएंगी, इनका स्टैंड कहाँ पे होगा। हम कहते हैं कि हम सब कुछ जो है इंडियन लेकर आएँ, लेकिन फॉरेन को ही अगर हम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ लेके आएंगे तो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इंडियन यूथ ही ना फॉरेन कंट्रीज़ में चला जाएगा। तो ये जो है एक्शन भी नहीं होना चाहिए, दोनों के दोनों एक्शन ही रॉन्ग है। इट मीन्स हमारी ऑप्शन डी में था ना, नीदर फर्स्ट एक्शन नॉर सेकंड एक्शन, तो ऑप्शन डी 65 की करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट इज 66। ये स्टेटमेंट है, फिर इसके साथ एजम्पशंस हैं। स्टेटमेंट क्या है 66 की, स्टेटमेंट कहती है वी नीड टू अपॉइंट मोर टीचर्स, प्रिंसिपल इन्फॉर्म्स द स्कूल स्टाफ। अब ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, हमने क्या करना है ना, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग एजम्पशंस एंड डिसाइड विच ऑफ द एजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर कौन सी चीज़ को सही माना गया है, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग है वो। ठीक है, यहाँ पे आप पंजाबी में भी देख सकते हो, हेठ लिखियां धारनावां उत्ते विचार करो अते फैसला करो कि कथन विच किहड़ियां धारनावां शामिल हैं जो उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, शामिल है उसमें। सो स्टेटमेंट है हमारे पास, वी नीड टू अपॉइंट मोर टीचर्स, प्रिंसिपल स्कूल स्टाफ को इन्फॉर्म करते हैं कि हमें और ज़्यादा टीचर्स चाहिए। तो एजम्पशन क्या है, फर्स्ट टीचर्स आर अवेलेबल, तो फर्स्ट क्या है, इम्प्लिसिट है, सोचो ये चीज़ उसमें इंक्लूड है। वी नीड टू अपॉइंट मोर टीचर्स बोल दिया ना, इट मीन टीचर्स तो हैं उनके पास, ठीक है, टीचर्स अवेलेबल हैं लेकिन उनको थोड़े और चाहिए। तो फर्स्ट क्या है इस स्टेटमेंट के अंदर ही आ जाता है, इम्प्लिसिट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।
प्रेजेंट टीचर्स आर नॉट गुड। अब ये चीज़ तो स्टेटमेंट में कहीं भी हमें पता नहीं लग रही कि प्रेजेंट टीचर्स जो अच्छे हैं नहीं हैं, या फिर कोई न्यू और स्टाफ उनको रिक्रूट करना है। सो ओनली फर्स्ट वाली जो एजम्पशन है ना, ये सही है, इम्प्लिसिट। सो 66 की ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 67। इसमें भी वैसे ही है, हमने स्टेटमेंट दी हुई है और एजम्पशन के बेसिस पर इम्प्लिसिट देखना है कौन सा एजम्पशन फॉलो करता है। फूड शॉर्टेज इज गोइंग टू बी अ सीरियस इशू। खाने की जो कमी है वो बहुत सीरियस इशू बनने वाला है, क्योंकि जो उसकी प्रोडक्शन है फूड जितना ग्रो होना चाहिए वो शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट, अब पीछे हमने देखा कितना फ्लड आया, तो कितनी ज़्यादा जो खेती है वो बर्बाद हो चुकी है क्लाइमेट चेंज के कारण। एंड पॉपुलेशन इंक्रीज, तो हमारी पता ही नहीं इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने को भाग रही है, ठीक है। तो उसके लिए एजम्पशन क्या है, फूड प्राइसेस आर लाइकली टू इंक्रीज, ठीक है, फूड प्राइसेस बढ़ेंगे उसके कारण, क्लाइमेट चेंज एक सीरियस इशू है। अब 67 का देखो, जो मुझे लगता है ना, दोनों इम्प्लिसिट भी लगते हैं लेकिन ये डाउटफुल है, तो एक बार आप इसका सी मार्क कर लो, लेकिन क्वेश्चन मार्क भी डाल लो, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो इसके लिए जो चीज़ों के लिए मैं श्योर नहीं होती ना, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो मैं चीज़ बोल रही हूँ वही सही है, हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेटर एक्सप्लेन कर पाओ। तो विद एक्सप्लेनेशन 67 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 68। चलो जी, अब हमारे जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस है ना, वो आ गए इंटरेस्टिंग वाले, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में अगर ये सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। अब देखो 68th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे शायद आपको इतना क्लियर ना नज़र आ रहा हो, तो मैं नंबर्स रिपीटेडली लिख देती हूँ यहाँ पर। 7, 26, 63, देन इज 124, 215, 342, और यहाँ पे हमने देखना है क्या है, हमारे पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं। तो अब लॉजिक देखो क्या बन रहा है, ठीक है। ये किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है, हमें कुछ नहीं पता लग रहा। इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है इनमें, 19 का डिफरेंस है। फिर इनमें कितना डिफरेंस है, देखो 26 और 63 में डिफरेंस आता है 37 का, ठीक है जी, 37 का। लेकिन ये तो कोई भी हमारे पास सीरीज नहीं बन रही। ये देखो क्या है, 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 -1 अगर मैं कर दूं 7 बन गया। 26 कैसे बनता है, अब आप एक चीज देखो कि ये जो नंबर्स है ना, ये किसी के क्यूब से एक कम है। 7 2 के क्यूब से कम है, यानी कि 8 - 1 7, 27 - 1 26, तो ये क्या है, 3 क्यूब -1 63, 4 क्यूब -1 5 क्यूब -1 6 क्यूब -1, सॉरी ये कितना हो गया, हाँ 6 क्यूब -1, और ये है 7 क्यूब, कितना होता है 343 -1। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा ना वो 8 क्यूब -1 होगा। 8 क्यूब मीन्स कितना होता है, 512 होता है ना, 8 का क्यूब कर दोगे तो 512 आएगा, -1 कर दो 511। ये हमारी ऑप्शन में कहाँ पे पड़ा है, 511, दैट इज इन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 68 का, ठीक है। मैं यहीं पे मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे इजीली आपको दिख जाएगा 68 का ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट इज 69 क्वेश्चन नंबर 2 7 28 63 126, और यहाँ पे हमने देखना है कौन सा नंबर होगा। तो देखो इसमें रिलेशन क्या फॉर्म होता है, सोचो आप लोग क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है। हमें ये फिर कुछ ऐसी सीरीज नहीं लग रही कि कोई क्यूब्स हैं, देखो 2, जैसे ये क्या बन गया, अगर ऐसे लिख दे 1 क्यूब +1 तो ये 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 क्यूब -1 7 होता है। ये क्या है, 3 क्यूब +1 28 होता है। 4 क्यूब 64 -1 ये होता है। 5 क्यूब +1 125 +1, और यहाँ पे हमारा जो आंसर आना चाहिए दैट इज 6 क्यूब -1। 6 क्यूब -1 क्या होगा, 6 क्यूब 216 होता है, तो -1 कर दिया 215, यानी कि 69 का ऑप्शन ए इज करेक्ट।
देखो लॉजिक समझ में आ रहा है, और कितने कितने बच्चों ने यही लॉजिक लगाया मुझे कमेंट करके बताओ ज़रा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में हमें एक सीरीज दी हुई है जिसमें से एक टर्म गलत है, हमने रॉन्ग वाली टर्म को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, 2 3 4 4 6 8 9 12 16। अब ये जो सीरीज है देखो यहाँ पे हमें कोई लॉजिक तो नज़र नहीं आ रहा किसी में, ये 2 3 4 4 फिर यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स एक तो नंबर हमें पता है कि गलत है, कौन सा गलत होगा। अब देखो 2 3 4 5 6, हमने अगर सोचना हो कि ये सीक्वेंस में चल रही है, यहाँ पे 5 आ जाए, लेकिन यहाँ पे फिर से गैप डल गया, तो ऐसे नहीं है। ये सीरीज किस तरह से है देखो, फर्स्ट एंड ये देखो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग करेक्शन 9 की है, यहाँ पे अगर 8 आए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो 3 2 6 6 2 12 और यहाँ पे 4 2 8 8 2 16, मल्टीप्लाई 2 हो रहे ना, यानी कि नंबर्स कौन से हैं, बीच में 2 छोड़ के ना नंबर्स, 2 2 4, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास, क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 8 आएगा तो हमारी सीरीज मल्टीप्लाई बाय 2 वाली बनेगी, यानी कि 9 इज द रॉन्ग नंबर हेयर। 9 क्या है, ऑड मैन आउट, और ये पड़ा है हमारी ऑप्शन सी में। 70 की ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो बेटा, समझ में आ गई ये चीज़। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास फिर क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं, तो इनको हम ऐसे ही देख लेते हैं। 71 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास दिए हुए हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स हैं जिनमें से 3 तो किसी हिसाब से सिमिलर हैं, उनका मीनिंग कुछ सिमिलैरिटी है, लेकिन एक ऑड मैन आउट है, तो वो हमने ढूंढना है। 71 आइलैंड है, कोस्ट, पेनिनसुला एंड ओएसिस। अब देखो आइलैंड है, चाहे कोस्ट है, चाहे पेनिनसुला है, ये तीनों की तीनों ए बी सी ऑप्शन किसके साथ रिलेटेड हैं, समुंदर के साथ, सी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, सी के साथ रिलेटेड है ना, लेकिन जो ओएसिस है ये अकेला एक ऐसा वर्ड है जो डेजर्ट के साथ रिलेटेड है, डेजर्ट के साथ रिलेटेड है। सो ऑप्शन डी हमारी 71 की क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 72। 72 की देखो, ऑप्शन ए फीलिंग, जॉय, एंग्जाइटी, एंगर। अब जो जॉय, एंग्जाइटी और एंगर है ना, ये फीलिंग की सारी टाइप्स हैं। हमारी फीलिंग्स क्या हैं, हम खुश होते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है, लेकिन फीलिंग क्या है, इनकी हेडिंग है, एग्जाम्पल्स नहीं है। सो 72 की ए ऑप्शन करेक्ट हो गई। ठीक है, अगर नहीं समझ आए वीडियो को ज़रा रिवाइंड करो, दोबारा से सुनो क्या बोला है, पता लग जाएगा ये। नेक्स्ट इज 73 क्वेश्चन नंबर, बैंक इज रिलेटेड टू मनी इन द सेम वे एज ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू। अब देखो बैंक का काम क्या है, पैसे का लेन देन करना, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, गुड्स की सर्विस प्रोवाइड करना इधर उधर। ट्रांसपोर्ट सीधा साधा गुड्स के साथ काम होता है ना, डीलिंग इनकी। सो 73 की ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गुड्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74। 4 pairs of words are given. Out of these words, 1 pair does not bear the common relationship. ठीक है, अब 4 वर्ड्स दिए हैं, उनके साथ उनका पेयर बना के दिया हुआ है, हमने देखना है कि कौन सा डिफरेंट है इनके मीनिंग से। फर्स्ट देखो है पेट्रोल कार। ठीक है, पेट्रोल कार यानी कि कार किस पे चलती है, पेट्रोल पे। ए ऑप्शन समझ में आ गई हमें। ठीक है, चलो मैं नहीं लिखती, कंफ्यूज मत हो जाना, आंसर नहीं लिखा अभी। कार किस पे चलती है, पेट्रोल पे। अब टेलीविजन कब चलेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तब टेलीविजन चलेगा। ऑप्शन सी, पेन कब चलेगा, जब इंक होगी तभी तो चलेगा ना। ये मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, क्यों चल रहा है, क्योंकि इसमें इंक है। देन डी इज वैक्यूम क्लीनर, डस्ट। वैक्यूम क्लीनर का काम होता है कि वो डस्ट को इकट्ठा करता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि वैक्यूम क्लीनर कब चलेगा, जब डस्ट होगी। क्यों, खाली भी तो चला सकते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो डी होना चाहिए। अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग कोई लॉजिक और फॉर्म होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट में डिटेल में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 74 की डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 क्या कहता है, हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, रिलेशनशिप देखना है, लाइक
सबसे पहला हमें दिया रैंक इज टू बैजेस, रैंक इज टू बैजेस, ये वर्ड, ये दो वर्ड्स दिए हैं, इसका मीनिंग देखना हमने किसके साथ बेस्ट मैच करता है। रैंक मतलब किस ओहदे पर है बंदा, जैसे हम मिलिट्री की बात करते हैं ना, बैज, यहाँ पर बंदे के कांधे पर सितारे लगे होते हैं, वो बैज होते हैं, उससे पता लगता है क्या रैंक है पर्सन का, ठीक है। वो किससे मेल खाता है, इसकी है ऑप्शन बी करेक्ट, कि ऑफिस में बंदे की डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट इज 76। आई होप ये समझ में आ रहा है, कुछ हौच पौच तो नहीं लग रहा आप लोगों को। चलो इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। 75 की जो है ऑप्शन बी करेक्ट है, और 76 की देखो कौन सी करेक्ट है। 76 में वर्ड्स दिए हैं हमें एलिवेटेड एंड एक्सॉल्टेड। एलिवेटेड का मतलब क्या है, पद उन्नति, एक्सॉल्टेड का उत्कृष्टता। अब इसके साथ बिल्कुल जो मेल खाता है वर्ड एलिवेटेड, मतलब एलिवेट हम कहते हैं नहीं, एलिवेटर पे जाना यानी कि सीढ़ियों पे चढ़ना, हायर पे जाना। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे प्रमोटेड, एक्सीलेंस, एलिवेटेड, एक्सॉल्टेड। सो इसकी ऑप्शन 76 की जो करेक्ट बनती है दैट इज ऑप्शन ए। दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं, एलिवेटेड भी एक्सॉल्टेड भी, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग प्रमोटेड एंड एक्सीलेंस दोनों किस तरफ, उनका ग्राफ ऊपर की तरफ है, तो 76 की ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, ये सॉल्व करने वाला है, तो हम जरा ब्लैक बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है और अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर दिखा दें वीडियो को, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे। अब देखो क्वेश्चन 77 क्या कहता है हमें, इन अ सर्टेन कोड 256 मीन्स यू आर गुड, ठीक है। 256 मीन्स यू आर गुड, ठीक है। नेक्स्ट कोड क्या है 637, 637 मीन्स वी आर बैड, वी आर बैड। एंड 358 मीन्स गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। अब क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि एंड का कोड बताओ कौन सा है, एंड का कोड फाइंड आउट करना है। तो इसमें कैसे देखते हैं ना, यहाँ पे देखो कौन सा वर्ड कॉमन है दोनों में, आर कॉमन है, इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक नंबर कॉमन होना चाहिए, 6, तो 6 किस लिए आ गया, आर के लिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो गुड एंड बैड, अब इन दोनों में देखो कौन सा वर्ड कॉमन है, बैड। अब इन दोनों में कौन सा डिजिट जो है कॉमन है, 3, इट मीन्स 3 किसके लिए होगा, बैड के लिए। अब यहाँ पे देखो गुड एंड बैड, यू आर गुड, तो गुड और गुड इन दोनों में कौन सा डिजिट कॉमन है, 5, इट मीन्स 5 किस लिए हो गया, गुड के लिए। तो बचा कौन, 8 किसके लिए, एंड के लिए। सो 8 हमारा यहाँ पे आंसर है। देखो कौन सी ऑप्शन में पड़ा है ये, ऑप्शन सी में। इजी है, इसी तरह से करते तो बिल्कुल इजी लगता है। यहाँ पे आपको समझाना है, इसलिए मुझे ये मार्किंग्स करनी पड़ रही है, लिखना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ पे तो पेपर में ऐसे किया वर्बली हो गया, 5 सेकेंड लगेंगे आपको एंड से 8 तक पहुँचने में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 78, रिलेशनशिप का क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से मैंने आपको इसकी अलग वीडियो बनाकर जो है चीज़ें समझाई थी, और एक शॉर्ट ट्रिक बड़ी अच्छी बताई थी मैंने कि अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता ना तो पंजाबी में ज़रूर इसको पढ़ लेना, ठीक है। अ मैन शोड अ बॉय नेक्स्ट टू हिम एंड सैड, अ मैन शोड अ बॉय नेक्स्ट टू हिम एंड सैड ही इज़ द, यानी कि एक बॉय को दिखाया और उसको बोला कि ये कौन है, उसके बारे में जिक्र किया, ठीक है। उसको मैंने कर लिया पर्सन से, पर्सन का पी ले लिया, ठीक है, जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा है। ही इज, ही है यानी कि प्लस का साइन, ही इज द सन ऑफ, सन है तो इसके ऊपर एक जनरेशन है, ठीक है। सन ऑफ माई वाइफ्स सिस्टर इन लॉ, मेरी जो वाइफ है, ठीक है, यानी कि मेरे वाइफ की सिस्टर इन लॉ यानी कि ननद हो गई ना, तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ लिख लिया, चलो नेगेटिव का साइन। तो यहाँ पे क्या है, हस्बैंड इसकी सिस्टर हो गई ना, तो यहाँ पे वाइफ की सिस्टर इन लॉ का बेटा है, ठीक है।
अब क्या लिखा हुआ है, बट आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स एंड आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या बोला था, अ मैन शोज, ये भी एक मैन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया कैसे बना। ये वो बंदा है जो मेरी वाइफ के सिस्टर इन लॉ का बेटा है, और मैं, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया, ये मैं हूँ, ठीक है। हस्बैंड बोल रहा है कि मैं क्या है, अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा हूँ, ठीक है। अब क्या पूछते हैं, हाउ इज माई सन रिलेटेड टू हिम। अब अगर मेरा कोई बेटा हो, ठीक है, हाउ इज माई सन रिलेटेड टू हिम, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। अब देखो हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड का जो बच्चा है उसका अपनी बहन के बच्चे के साथ क्या रिलेशन होगा, दोनों कजन्स हो गए ना, सेम जनरेशन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कजन्स हो गई। सो कजन ऑप्शन कहाँ पर है हमारी 78 की ए। अब इसमें एक पंगा क्या पड़ गया पंजाबी में, जो पंजाबी पढ़ते हैं, इन्होंने वाइफ की सिस्टर इन लॉ को क्या लिख दिया, गाली है वैसे निकालूंगी नहीं मैं, तो सिस्टर इन लॉ अगर हस्बैंड की बोलो तो वो साली होती है, लेकिन अगर वाइफ की सिस्टर इन लॉ बोलो ना वो ननद होती है, ठीक है। तो पंजाबी में ये चीज़ यहाँ पे गलत लिख दी, यहाँ पे तो हमारी इंग्लिश ही चली है। नेक्स्ट देखो 79, अगेन क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। अ मैन सैड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरा कोई भाई नहीं है, ठीक है, मेरी कोई बहन नहीं है, बट दैट मैन्स फादर, दैट मैन, यहाँ पे मैन लिख देते हैं, दैट मैन्स फादर, दोनों फादर है ना, दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, यानी कि यहाँ पे माई फादर। अब ये चीज क्या बन गई, इसने क्या कहा कि मेरा कोई, ये बंदा कौन है, ये ही वो बंदा है जो बोल रहा है कि ये कौन मैन है, जो दिस मैन्स फादर इज माई फादर्स सन। अब इसने पहले क्या बोल दिया कि मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है, ठीक है। तो यही हमारे पास जो है इसका वो जो पिक्चर थी बन गई, हुज फोटोग्राफ वॉज दैट, ठीक है। अब ये फोटोग्राफ किसकी है बताओ, बताओ, मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दिया आपके सामने, किसकी पिक्चर है, मैन की पिक्चर थी, तो इस बंदे का ये क्या लगा, सन लगा ना, हिज सन। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 जो है ये फिर रिलेशनशिप पर ही क्वेश्चन है। देखो थर्ड क्वेश्चन जो आपको ब्लड रिलेशनशिप पर आ चुका है, ठीक है। A family consists of 6 members A, B, C, D, E, F, ठीक है, 6 मेंबर्स हैं। B is the son of C, B is the son है तो पॉजिटिव लगा दिया, son of C यानी कि C का बेटा है, son of C, but C is not the mother of B, C मदर नहीं है तो क्या फादर ही तो होगा ना, तो ये फादर है तो इट मीन्स इसकी कोई वाइफ होगी, वो देखते हैं अगर क्वेश्चन ने बताया तो। A and C are a married couple, लो जी आ गया, A एंड C आर मैरिड कपल, ये मदर नहीं है ये फादर है तो नेचुरली ये मदर हुई, A क्या हो गई मदर B की। नेक्स्ट E इज द ब्रदर ऑफ C, E क्या है C का भाई है, यानी कि ये देखो दोनों भाई भाई, ठीक है, ये बड़े भाई की जो है बड़े या छोटे भाई की वाइफ होगी, ये भाई का बेटा हो गया, ठीक है जी B। नाउ E इज द ब्रदर ऑफ C, D इज द डॉटर ऑफ A, D क्या है डॉटर ऑफ A, डॉटर यानी कि ये दोनों बहन भाई हो गए, सिबलिंग्स हो गए, सेम जनरेशन होगी ना, ये भाई है ये बहन है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये एक फैमिली हो गई एक तरह से। देन F इज द ब्रदर ऑफ A, F क्या है इसका ब्रदर है, यानी कि D और B का ये क्या लग गया मामा बन गया ना, समझ में आ गई सारी रिलेशन। E इन दोनों का क्या है चाचा है, F इन दोनों का क्या बन गया मामा, और ये दोनों क्या है हस्बैंड वाइफ हैं। अब क्वेश्चन हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ब्रदर्स, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ डाला है ना, पेयर ऑफ ब्रदर्स, पॉजिटिव साइन ब्रदर वाले कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, ये दोनों भाई हो गए ना, ये तो बीवी हो गई, ये बीवी का भाई हो गया, ये इनका एक बेटा हो गया, ये बेटी होगी, भाई तो कल्ले दो यहाँ पे आ रहे हैं E एंड C। ऑप्शन कौन सी हमारी D इज द करेक्ट आंसर, C एंड E, ठीक है बेटा समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, डेपुटेशन को अगर हम लिखें, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। डेपुटेशन को इन्होंने क्या लिखा है, अब इन क्वेश्चंस को ना हो सकता है आपको पूरा सॉल्व ही ना करना पड़े। एक चीज देखो कि डेप्यू, इतना वर्ड डेप्यूट है ना, डेप्यूट, इतना वर्ड जो है इन्होंने एज इट इज क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया 4 पोजीशंस उधर। देखो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, फोर्थ यहाँ पे अगर हम देखें यानी कि स्टार्टिंग से 5th पोजीशन पर फर्स्ट लेटर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास वर्ड कौन सा है, हमारे पास है डेरिवेशन। वर्ड कौन सा है हमारे पास, डेरिवेशन। अब मैंने क्या किया, इनके जो फर्स्ट 5 लेटर्स है ना, 1 2 3 4, 5th पोजीशन से स्टार्ट होना था, DERIV, और पीछे एक और लेटर छोड़ दिया। देखो ये वाली कौन सी ऑप्शन में आ रही है, पीछे एक, सॉरी यहाँ पे टी तक नहीं लेना हमने, यहाँ पर ही हम छोड़ेंगे क्योंकि TI ये वाला इन्होंने लिया है। ठीक है जी, TA ये वाला लग गया, DEPU तक है, सॉरी ये 4 वर्ड्स इन्होंने लिए हैं ओनली, और यहाँ पे 2। अब डेरी देखो, DERI पीछे से 2 छोड़ के, डेरी कौन सी ऑप्शन में है, ओनली A ऑप्शन है जो हमारे इसके अकॉर्डिंग बनती है। तो सारा क्यों चेक करोगे, क्यों टाइम वेस्ट करना, हमने सिर्फ एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना है, उनको डिराइव करके थोड़ी दिखाना है। सो ऑप्शन A क्या बन गई हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या कहता है, इफ वाटर इज कॉल्ड फूड, सीधा क्वेश्चन ही पढ़ो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट ग्रोज, फ्रूट किस पे ग्रो करते हैं, ट्री पे। ट्री देखो कहाँ पे है, ट्री इज कॉल्ड स्काई, ट्री को क्या बोलते हैं, स्काई, इट मीन्स स्काई पे फूड ग्रो होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 82। अब नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन है, ये हमारा एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट को सॉल्व करके फिर देखते हैं, चलो इसको इरेज कर लेती हूँ मैं एक बार। सो देखिए ये पाई जो है, ये आपको क्वेश्चन वहाँ पे नज़र भी आ रहा है, मैं सीधा क्वेश्चन इसके हैं वो करवा रही हूँ आपको। एंगल ऑफ पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग एंटरटेनमेंट इज, अब एंटरटेनमेंट की परसेंटेज देखो कितनी लिखी हुई है, 10%। 10% इन्होंने पूछा क्या कि एंगल कितना रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम पूरे सर्कल की बात करें ना, जैसे ये सर्कल होता है, ये पॉइंट है, ये एंगल कितना आपको पता है 180, ये कितना है 180, टोटल कितना होता है ये 360। तो 10% ऑफ 360 कितना हो जाएगा 36 डिग्री। 36 डिग्री हमारे पास सिंपल कहाँ पे पड़ा है, ऑप्शन सी में। 83 की ऑप्शन सी क्या हो गई करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 84 क्वेश्चन नंबर, इफ द डिफरेंस इन अमाउंट स्पेंड फॉर बाइंग क्लोथ्स एंड हाउस मेंटेनेंस वाज 1500, तो हाउस मेंटेनेंस पे कितना स्पेंड किया है इन्होंने। अब पहले परसेंटेज देख लो, क्लोथ्स पे कितनी परसेंटेज है 12.5%। ठीक है, और हाउस मेंटेनेंस में कितनी परसेंटेज गई है 10%, यानी कि पहले तो इसको माइनस ही कर लो, 2.5% आ गया। 2.5% ऑफ, समझ लो टोटल एक्सपेंडिचर का 2.5% कितना इन्होंने बोला हुआ है कि 1500 है। दोनों को माइनस करके जो परसेंटेज आती है ऑफ एक्चुअल अमाउंट वो कितनी है 1500। अब हम ये 2.5% निकाल लेंगे, 2.5/100 इंटू x इज इक्वल टू 1500। तो इसको सॉल्व कर कर आके जो x की वैल्यू है ना मेरे पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000 रुपीज़ आ जाएगी, यानी कि टोटल उसकी जो इनकम है ना वो इतनी है। अब हमने फाइंड आउट क्या करनी है, उसने क्या बोला है कि स्पेंड फॉर हाउस मेंटेनेंस। अब हाउस मेंटेनेंस की जो परसेंटेज है वो कितनी है 10%, इसका 10% निकाल लो, कितना हो गया 6000 हो गया। ठीक है, इसका 10% करके देखो कितना आ जाएगा 6000 रुपये आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। 84 की ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो इसी के बेसिस पर है, हाँ जी इसी के बेसिस पर चल रहे हैं क्वेश्चंस अभी।
यही रेस कर रही हूँ मैं, अगर ज़रूरत हुई तो वीडियो को ज़रा रिवाइंड करके फिर देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 85। अब 85 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट फॉर फूड एंड मेडिसिन इज। अब फूड की परसेंटेज कितनी है, देखो 30%, और मेडिसिन की कितनी परसेंटेज है, 12.5%। तो परसेंट से परसेंट तो कट गया, यही रेशियो एक्चुअल में हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 25 5 ये आ गया 25 1। तो रेशियो हमारे पास जो आ गई 12:5, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 5 है ना, 12:5 लिखते हैं। तो 85 की ऑप्शन 12:5 हमारी सी में पड़ी, ठीक है, 85 की ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 86 क्वेश्चन नंबर। इफ टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन फैमिली ड्यूरिंग ईयर वॉज 50,000, तो टोटल हमें दे दिया एक बारी, जैसे हमने पीछे 60,000 निकाला था ना, अब टोटल इन्होंने बोल दिया कि अगर 50,000 टोटल अमाउंट स्पेंड है, ठीक है, हाउ मच दे स्पेंड फॉर बाइंग क्लोथ्स। क्लोथ्स की परसेंटेज कितनी है, 12.5% ऑफ टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, जितनी क्लोथ्स पर स्पेंड हुई है। 50,000 का 12.5% अगर निकाल लें हमारे पास, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये पॉइंट से एक ज़ीरो और कट गया, 6250 आ गया 86 का। तो ये देखो हमारे पास 6250 ऑप्शन ए में पड़ा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्या है 87 क्वेश्चन में, 87 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इफ टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द फैमिली वॉज 35,000। अब 87 क्या कहते हैं कि टोटल अमाउंट अगर है हमारे पास 35,000, ठीक है, तो द अमाउंट फॉर स्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड फूड टुगेदर, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन 25% और फूड की कितनी है 30%, यानी कि टोटल कितनी हो गई इनकी 55%। इसका 55% अगर आप निकाल लो, ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 35% ऑफ 55% ऑफ 35,000, 19250, इसको सॉल्व, ठीक है, मैंने ये 19250 इसका आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन ए अगेन ऑफ 87, ठीक है जी, पता लग गया ये। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आई, ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इनको। 88 फर्बिश मीन्स, देखो कितना इजी है पंजाबी में, जिसको नहीं भी पता, फर्बिश मीन्स संवारना, तो इसका हमने क्या करना है, सिनोनिम ढूंढना है, ठीक है, सेम मीनिंग ढूंढ रहे हैं। संवारना का सजाना, देखो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है सिंपल स्प्रूस, सो ऑप्शन डी इसकी क्या हो गई करेक्ट आंसर। 89 का देखो टायरो नव सिख्यत, जो नया नया सीखता है, यानी कि जो लर्निंग में है अभी, जो कंप्लीट हम कहते हैं एक्सपीरियंस्ड नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसकी हो गई शिक्षार्थी, बिल्कुल करेक्ट, अप्रेंटाइज। नेक्स्ट 90 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हैम्पर मीन्स रुकावट, रुकावट का देखो पहले ही ऑप्शन अपने को ले पई है अड़िक्का, इम्पेडी, इम्पेडी क्या होता है, बेसिकली इम्पेडिमेंट से बना है ये वर्ड अड़िक्का, ठीक है, सो 90 की ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो गई करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो मेंटल एबिलिटी का पेपर है ये भी होता है कंप्लीट। सो आई एम श्योर ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, आपको मैंने करके दिखाए हैं, किस अकॉर्डिंग आपने लॉजिक लगाया, क्या मैंने लॉजिक लगाया, ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से आप लोगों को। हो सकता है आपने डिफरेंट मेथड से आंसर सही निकाल दिया हो, ठीक है, सो योर नॉलेज डेफिनेटली वुड हैव बीन इंक्रीज्ड विद दिस सेशन। और मुझे कमेंट करके बताओ अभी की 30 में से मेंटल एबिलिटी में कितने मार्क्स मिले आप लोगों को। और ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारा जो एक सेक्शन रहता है इंग्लिश का, हिंदी का तो मैं शायद अपलोड करूं, हिंदी के मैंने सेशंस भी नहीं डाले, बट बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है तो कोशिश करूंगी कि हिंदी का भी मैं अपलोड कर दूं आपको आंसर की, और इंग्लिश की बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।